नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास जो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर ये 17 होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। इसी एक वीडियो में आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी राष्ट्रकूट वंश की। वैसे देखा जाए दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने आपको इतनी सिंपल तरीके से बताया गया है कि आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए मैप के माध्यम से कि हाँ, इस समय भारत में क्या क्या स्थिति थी। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमने दक्षिण भारत के इतिहास को अलग से पढ़ा है। तो दक्षिण भारत के इतिहास में जो 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जो प्रमुख राजवंश हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपने बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य पढ़ा, तो आज राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। तो देखिए स्थिति, देखिए टाइम के हिसाब से पल्लव वंश आपने पढ़ा। जब पल्लव वंश चल रहा था तो उस समय बादामी में चालुक्य वंश भी थे, हालांकि कुछ समय बाद आए थे। तो ये सब पैरेलल चल रहे थे। चालुक्य वंश जब शुरू हुआ था उसके कुछ वर्षों के बाद इस पूर्वी दिशा में वेंगी के चालुक्य आ गए। देखिए वेंगी के चालुक्य, तो ये लगभग लगभग ही पैरेलल में चल रहे हैं। उसके बाद समय बीतता है, राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। तो राष्ट्रकूट वंश किसकी जगह लेते हैं? बादामी के चालुक्यों को समाप्त करके यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश आ जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश का ये एरिया बताया गया है कि इन्होंने मैक्सिमम कहाँ तक अपना अधिकार किया है। ये मैक्सिमम एरिया बताया गया है, अधिकतम क्षेत्र है जहाँ तक राष्ट्रकूट वंश फैल गया था। अब राष्ट्रकूट वंश जब चल रहा था तो उसी टाइम वेंगी के चालुक्य भी यहाँ पर थे। समय के हिसाब से आप देख लीजिए, परख लीजिए, राष्ट्रकूट वंश चल रहा है और वेंगी के चालुक्य भी चल रहे हैं। और यहाँ पर पल्लव वंश भी था, हालांकि कमजोर हो चुका था पल्लव वंश भी था। धीरे धीरे जब समय बीतता है तो पल्लव वंशों की जगह जो है वो चोल वंश ले लेते हैं। जो पल्लव वंश की जगह पर कौन आ जाते हैं? चोल वंश आ जाते हैं। और समय बीतता है, राष्ट्रकूट वंश को फिर से समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? चालुक्यों के द्वारा ही। और इस बार ये चालुक्य जो है कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर राज करते हैं। तो ये कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं। फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए दक्षिण भारत के इतिहास को हमने दो पार्ट में पढ़ा है। एक तो था लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक जो इतिहास था, जिसे आप संगम काल के नाम से जानते हैं, वो पढ़ लिया आपने। उसमें चेर, चोल और पांडे राजा थे, वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास में जो दूसरा चरण आता है, जिसमें आपको 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी का जो इतिहास है वो पढ़ना होता है। इसमें पल्लव वंश आते हैं, चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चोल वंश है। जो चोल वंश आपने संगम काल में पढ़ा था वही ये चोल हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने शासन किया, उसके बाद ये गायब हो गए थे। ये पल्लवों के सामंत हो गए थे, पल्लवों के अधीन काम करने लग गए थे। लेकिन समय बीतता है तो ये पल्लवों को ओवरकम कर देते हैं, मतलब पल्लवों के ऊपर फिर से ये अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो 500 से लेकर 1200 ईस्वी के इतिहास में शुरुआत कैसे होती है? पल्लव वंश चल रहा है, देखिए यहाँ पर पल्लव वंश चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चालुक्य वंश है। महत्वपूर्ण वंश मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वंश तो बहुत है लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वो महत्वपूर्ण वंश। तो बादामी के चालुक्य जो हैं ये कहलाते हैं, या वातापी के चालुक्य भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद जो पुलिकेशन द्वितीय थे यहाँ के राजा, उन्होंने अपने भाई को वेंगी का जो ये क्षेत्र था ये दे दिया था, यहाँ का गवर्नर बना दिया था। तो कुछ समय बाद ये वेंगी के चालुक्य जो है स्वतंत्र हो गए, तो एक नई शाखा आ गई वेंगी के चालुक्य। तो ये देखिए पैरेलल में ये तीन काम कर रहे हैं। जब समय बीतता है तो 753 ईस्वी में बादामी के चालुक्यों की जगह कौन आ जाते हैं? राष्ट्रकूट वंश आ जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश जब आते हैं तो इनके पैरेलल में यहाँ पे वेंगी के चालुक्य रहते ही हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश आता है, गायब हो जाता है, उसके बाद भी जो वेंगी के चालुक्य थे चलते रहते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश था वो किसकी जगह पर आए थे? बादामी के चालुक्यों की जगह पर आए थे। और बादामी के बाद के जो चालुक्य हैं, जिन्होंने
राष्ट्रकूट की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो इनके सामंत के रूप में अपना काम कर रहे थे। तो कई पीढ़ियां बीतती हैं, तो कई बहादुर शासक आते हैं, तो फिर से राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर देते हैं। तो उसके बाद फिर से चालुक्य आते हैं, तो ये इस बार कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं। तो एक तो यहाँ ये हो रहा था, और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा था, पल्लव जो शासन कर रहे थे ना, उनका समय बीतता है, तो उसके बाद चोल शासक दोबारा उठते हैं और पल्लवों को समाप्त कर देते हैं। तो होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, राष्ट्रकूट वंश आज पढ़ने वाले हैं। पल्लव वंश आपने पढ़ लिया है, और बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य पढ़ लिया है। बादामी के चालुक्य अब हो गए हैं समाप्त। अब इनकी जगह पर कौन आए हैं, राष्ट्रकूट वंश आए हैं। तब उसके बाद आपको कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में एक टॉपिक आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, त्रिकोणीय जो संघर्ष है। ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। गुज्जर प्रतिहार वंश जो कि एक राजपूत वंश था, और बंगाल का एक पाल वंश है, और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज जो क्षेत्र था बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही अच्छा क्षेत्र था। हर मायने में इसकी वैल्यू उस समय बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए सब इसको जीतना चाहते थे। तो इसको जीतने के चक्कर में ये तीन वंश की कई पीढ़ियां जो है वो लड़ाई करती रही। कभी राष्ट्रकूट कन्नौज को जीतते थे, कभी पाल जीतते थे, कभी गुज्जर प्रतिहार जीतते थे, लेकिन फाइनली जो जीत होती है वो प्रतिहारों की ही होती है। ठीक है, ये है। अब जब राष्ट्रकूट वंश चल रहा था, तो उत्तर भारत में क्या हो रहा है, देखिए स्थिति देखिए। उत्तर भारत में जो आपके कह सकते हैं आप राजपूत वंशों का उदय हो गया, जैसे गुज्जर प्रतिहार है, फिर यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार के जो सामंत होंगे चौहान वंश, तो और भी बहुत सारे जो राजपूत वंश का उदय होगा। तो यहाँ पे देखिए पाल वंश है, और आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे वो अरबों की ओर से हुए थे, अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ। उसके बाद तुर्की के मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में आप पढ़ेंगे कि भारत में मुस्लिम आक्रमण हो गए, और भारत के अंदर जो आपके राजपूत वंश है वो आप पढ़ेंगे। ये गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, ये सब आप जो है ना मध्यकालीन भारत का इतिहास जब मैं शुरू करूंगा तब पढ़ेंगे। हालांकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला जो खंड होता है वो पूर्व मध्यकालीन का इतिहास होता है। हालांकि मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ाऊंगा, शुरू करूंगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल ये देखिए हमें पढ़ना क्या है, राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश। जब ये समय चल रहा है ना, तो उस समय उत्तर भारत में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। मुस्लिम आक्रमण हो गया है, मुस्लिमों की जो स्थिति है वो अच्छी होनी शुरू हो गई है, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में ये रखिएगा, समय, टाइम अपने दिमाग में रखिएगा कि कौन कौन सा टाइम चल रहा है, और इस समय आपके दक्षिण में क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समय बताता जा रहा हूँ, आपके अपने दिमाग में टाइमलाइन नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं राष्ट्रकूट। मैं एकदम बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, दिमाग में मैप क्लियर हो, हाँ कब क्या हुआ था। अब समझ में अगर आपको आएगा तो कई क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लेंगे। तो चलिए, राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपको इतने राजाओं के बारे में पढ़ना है, दंती दुर्ग से लेकर कर्कद्युति तक। ठीक है, 735 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी का इतिहास हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दंती दुर्ग से। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको अगर बहुत ही बेहतरीन क्लास नोट्स चाहिए, बहुत सरल भाषा में क्लास नोट्स चाहिए जिससे कि आपका समय बहुत बीत जाए, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा कम प्राइस है, तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या प्ले स्टोर पे श्री एजुकेशन लिखकर सर्च कीजिए, SHRI लिखकर सर्च कीजिएगा। तो वहाँ पे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाकर बहुत सारे PDF आप ले सकते हैं, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है वो ले सकते हैं। ठीक है, इससे कम प्राइस में ना के बराबर ये समझ लीजिए। तो क्लास नोट जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ बातें आप दिमाग में रखिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, दंती दुर्ग है। कौन है, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने क्या किया था, जो बादामी के चालुक्य वंश आपने पढ़े हैं ना, तो बादामी के चालुक्य वंश के जो अंतिम राजा थे कीर्तिवर्मन,
उन्हीं को हराने के बाद उनसे शासन छीन लिया था और राष्ट्रकूट वंश की उन्होंने स्थापना की थी। इनका जो टाइम पीरियड है 735 से लेकर 756 ईस्वी तक रहता है। अब राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई है? कर्नाटक में एक क्षेत्र है मान्यखेत, मान्यखेत को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है। ठीक है, जिसे मालखेड़ के नाम से भी कहीं कहीं बता दिया जाता है, मालखेड़ के नाम से भी ये जाना जाता है। तो कर्नाटक में क्षेत्र पड़ता है, इसी को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया। इसके अलावा देखिए, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफा मंदिर हैं, उनका जो निर्माण है ना, वो राष्ट्रकूट वंश में ही समाप्त हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा जो गुफा मंदिर का निर्माण, ये किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के ही शासनकाल में हुआ था, राष्ट्रकूटों के ही शासनकाल में हुआ था। ये एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफा मंदिर है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है ये। अब एलोरा के अंदर टोटल अगर देखा जाए 34 गुफा मंदिर हैं। कितने गुफा मंदिर हैं? 34 गुफा मंदिर हैं। ऐसे ही अजंता की अगर बात करें तो अजंता में 30 गुफा मंदिर हैं और एलोरा में 34 गुफा मंदिर हैं। कितने हैं? 34 गुफा मंदिर हैं और सबके अलग अलग धर्मों के लिए हैं। जैसे गुफा नंबरिंग की हुई ना, 1 से लेकर जो 12 नंबर तक गुफा मंदिर हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए है। इसके अलावा 13 से लेकर जो 29 तक जो गुफा मंदिर है, ये हिंदू धर्म के से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से लेकर 34 नंबर तक जो गुफा मंदिर है, वो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आप तस्वीरें देखिए, ये सभी गुफा मंदिर के एग्जाम्पल हैं। ये सारी जो है ना, एलोरा और एलिफेंटा के गुफा मंदिर हैं। देख लीजिए कितने बेहतरीन हैं। ठीक है, और एलोरा में ये जो एक मंदिर है, ये कैलाश मंदिर है। ये इसकी कला आप देखेंगे तो आप जो है विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या मानव ने ही ऐसी कला बनाई है। ये एक ही पत्थर है, देख लीजिए, ये एक ही पत्थर का टुकड़ा है, उसी एक ही पत्थर से पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग पत्थर ला के रखे गए, नहीं। आप अज्यूम कीजिए ना कि एक ही पत्थर को तोड़ने के बाद, तराशने के बाद ये पूरा मंदिर बनाना, इतना बड़ा मंदिर, वो भी एक ही पत्थर से, कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, जैसे ये पूरा एक पूरा पत्थर है, इसमें हथौड़े छेनी की मदद से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये सभी तराशे गए हैं और इनमें अंदर जाने की भी रास्ते हैं, गुफा टाइप, तो वो भी मानव ने ही बनाए हैं। तो ये जो आपकी कला है मानव की, अगर जीवन में, लाइफ में कभी मौका मिले तो ये ज़रूर जाइएगा। एलोरा में है, ये एलोरा में है, इसे देखने ज़रूर जाइएगा। तो इसे फ़ोटो में देखने के बाद आप ज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपका दिमाग जो है एक तरीके से चकरा जाएगा कि क्या मानव की जो कला है ऐसी पॉसिबल है, और वो भी उस समय। बहुत ही बेहतरीन है ये। ठीक है, ये कुछ देखिए, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफा मंदिर है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब राष्ट्रकूट वंश के एक एक शासक के बारे में क्या क्या आपको जानकारी पढ़नी है। तो सबसे पहले दंती दुर्ग के बारे में पढ़ना है। 735 से लेकर 756 तक इनका शासनकाल रहता है, और इनके बारे में जो जानकारी है वो आप जानते हैं कि संस्थापक हैं, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। और इन्होंने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को महादान यज्ञ भी कहा जाता है। महादान यज्ञ के नाम से भी ये परीक्षा में पूछा जाता है। महादान यज्ञ या हिरण्यगर्भ यज्ञ किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा पूरा करवाया गया था। कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है उज्जैन, वहाँ पे ये। उसके बाद दूसरे शासक आते हैं कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बारे में 90% एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? एलोरा में कैलाश मंदिर। ये बात कर रहे हैं हम एलोरा की, एलोरा का कैलाश मंदिर है ये। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो थे ना कृष्ण प्रथम, ये दंती दुर्ग के चाचा थे। ये दंती दुर्ग के चाचा थे।
कृष्ण प्रथम चाचा थे। ठीक है, तो इनके बारे में यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। वीडियो को देखते ही आप याद कर लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन देने की प्रयास किया है। उसके बाद आते हैं गोविंद द्वितीय, ये कृष्ण प्रथम के पुत्र थे। इनके पुत्र जो है वो थे गोविंद द्वितीय। 1774 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अब जो कृष्ण प्रथम थे ना, इन्होंने अपने पुत्र गोविंद द्वितीय को वेंगी के जो चालुक्य थे ना, उन पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और उस समय वेंगी के जो शासक थे, वेंगी के जो चालुक्य वंश के जो शासक थे, वो विष्णुवर्धन चतुर्थ थे। तो विष्णुवर्धन चतुर्थ को हरा दिया था किसने, गोविंद द्वितीय ने हरा दिया था। और गोविंद द्वितीय ने जब हरा दिया तो विष्णुवर्धन चतुर्थ ने इनकी अर्थात राष्ट्रकूटों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो जो ईस्टर्न के चालुक्य हैं, पूर्वी चालुक्य जिन्हें कहा जाता है, या वेंगी के चालुक्य कहा जाता है, इन्होंने राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, हालांकि कुछ वर्षों के लिए। उसके बाद ये फिर से स्वतंत्र हो गए और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। और अब ये उसके बाद समय बीतता गया तो राष्ट्रकूटों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रहेंगी, मैं पूरी तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ। और जो गोविंद द्वितीय थे, गोविंद द्वितीय जो थे ना, ये भोग विलास में पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। इन्होंने अपने प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं दिया, शासन पर कोई ध्यान नहीं दिया, खुद मौज मस्ती में ये लीन हो गए। इसी का लाभ उठाकर इनका एक भाई था जिसका नाम था ध्रुव, वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो अब आता है ध्रुव के बारे में बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। ध्रुव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, धारावर्ष, या ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ध्रुव या धारावर्ष भी कभी कभी आ जाता है। तो ध्रुव का नाम ही धारावर्ष है और इन्होंने उपाधि जो धारण की थी धारावर्ष। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, हमने आपको बताया ना, गुज्जर पतिहार वंश जो था और पाल वंश और राष्ट्रकूटों तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर, कन्नौज क्षेत्र को जीतने के चक्कर में बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक, बहुत पीढ़ियों तक संघर्ष चलता रहा। तो ये संघर्ष शुरू किसके टाइम पर हुआ है, ये ध्रुव के टाइम पर हुआ है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था, ध्रुव ही था। और इसने पाल वंश के शासक को भी हराया था और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक को भी हराया था। तो प्रतिहार शासक उस समय वत्सराज था, उसको भी हराया था, और पाल शासक धर्मपाल को भी हराया था, और उसके बाद कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये कन्नौज पर अधिकार करने का जो सिलसिला, कभी ये अधिकार करते थे, कभी ये करते थे, कभी ये करते थे। ठीक है, ये कई सैकड़ों वर्षों तक एक तरीके से कह सकते हैं कन्नौज को लेकर इनके बीच में संघर्ष होता रहा। एक तो जो कन्नौज था उस समय ना बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, पहली बात, और व्यापार की दृष्टि से भी उसका बहुत महत्व था। बहुत सारे कारण थे कि जो उस समय कन्नौज जो क्षेत्र था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। इसी कारण से इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, तो ध्रुव के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये। ठीक है, कभी कभी जगह भी पूछ ली जाती है। वत्सराज को इसने झांसी के पास हराया था, वत्सराज को झांसी के पास इसने हराया था। जबकि जो धर्मपाल थे, पाल वंश के शासक धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र के पास इन्होंने हराया था। उसके बाद आते हैं गोविंद तृतीय। कौन आते हैं, गोविंद तृतीय। याद रख लीजिए, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष प्रथम, ये दो शासक ऐसे हैं राष्ट्रकूट वंश के जो सबसे ज्यादा महान शासक माने जाते हैं। तो गोविंद तृतीय के बारे में याद रखिए कि अपने पिता की भांति इन्होंने भी त्रिकोणी संघर्ष में भाग लिया। ये ध्रुव के पुत्र थे, तो अपने पिता की भांति गोविंद तृतीय ने भी त्रिकोणी संघर्ष में भाग लिया था। 793 से लेकर 814 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, इन्होंने पाल शासक धर्मपाल को हराया था और प्रतिहार शासक नागभट्ट को हराया था।
गुज्जर प्रतिहार के शासक उस समय जो थे नागभट्ट, उनको भी हराया था, और पाल वंश के शासक धर्मपाल थे, उनको भी हराया था। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जो परीक्षा में पूछी जाती है। कौन सी उपाधि थी? जयंतुर्ग प्रभुत्व वर्ष। ठीक है, जयंतुग्र प्रभुत्व वर्ष, ये उपाधि धारण की थी गोविंद तृतीय ने। इसके बाद आते हैं अमोघ वर्ष। अगर राष्ट्रकूट वंशों में सबसे ज़्यादा पूछा जाए कौन से ताकतवर शक्तिशाली शासक हैं, एक अगर शासक का नाम बताने को आपसे पूछा जाए तो अमोघ वर्ष प्रथम है। अमोघ वर्ष प्रथम का शासनकाल 814 ईस्वी से लेकर 878 ईस्वी तक रहता है। देख लीजिए कितना लंबा शासनकाल है। इनके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये गोविंद तृतीय के पुत्र थे। ये गोविंद तृतीय के पुत्र थे। और अमोघ वर्ष जो थे ना, ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के ये अनुयायी थे। इनके एक गुरु थे जिनका नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। उनके गुरु का नाम है गुरु जैन आचार्य जिनसेन। क्या नाम है? गुरु जैन आचार्य जिनसेन। ये किसके गुरु थे? अमोघ वर्ष के गुरु थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अमोघ वर्ष जो थे ना, एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। ये खुद में ही एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखा है। उसका नाम क्या है पता है आपको? कविराज मार्ग। तो कविराज मार्ग जो है ना, ये कन्नड़ भाषा में है। ये काव्य ग्रंथ की जो रचना है खुद अमोघ वर्ष ने की है। कन्नड़ शब्द आया, इससे एक चीज़ याद आई कि राष्ट्रकूट जो वंश के शासक है ना, राष्ट्रकूटों की दरबारी भाषा अगर पूछा जाए तो वो कन्नड़ थी, कन्नड़ भाषा। ठीक है, इनकी दरबारी भाषा अगर पूछा जाए तो वो कन्नड़ भाषा थी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ये याद रखना है कि अमोघ वर्ष के दरबार में कुछ महान लोग रहते थे, उनके नाम याद रख लीजिए। 3 लोग हैं। एक तो इनके गुरु जिनसेन ही हैं, दूसरे हैं शक्टायन। शक्टायन की एक रचना है अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति की रचना किसने की है? शक्टायन ने की है। जबकि तीसरे जो महान जो एक तरीके से व्यक्ति कह सकते हैं महावीराचार्य, ये रहते थे अमोघ वर्ष के राज दरबार में। इनकी रचना का क्या नाम है? गणित सार संग्रह है इनकी रचना है। तो गणित सार संग्रह किसने लिखी है? महावीराचार्य ने लिखी है। जबकि अमोघ वृत्ति किसने लिखी है? शक्टायन ने लिखी है। तो चलिए ठीक है। इसके बाद आप याद रखिए कि अमोघ वर्ष के शासनकाल में एक अरब यात्री आया था, सुलेमान। सुलेमान जो अरब यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? अमोघ वर्ष के शासनकाल में आया था। अब देख लीजिए लगभग 750 ईस्वी से ही जो है 750 ईस्वी के बाद ही, अर्थात कहा जाए 8वीं शताब्दी में ही मुस्लिमों का आक्रमण होना भारत पर शुरू हो गया था। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो जब हम आपको अरबों के बारे में पढ़ाएंगे, अर्थात मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण जब चैप्टर चलेगा, तो अपने दिमाग में रखिएगा कि दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश चल रहा था। हालांकि मैं उस समय बता भी दूंगा आपको, ऐसे पढ़ा जाता है। उसके बाद आप याद रखिए, अमोघ वर्ष प्रथम ने अपने जीवन का अंत खुद कर दिया था। तुंगभद्रा नदी में इन्होंने जल समाधि ली थी और इस वजह से इन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। तुंगभद्रा जो नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद आते हैं कृष्ण द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड 878 से लेकर 914 ईस्वी तक रहता है। कौन आते हैं? कृष्ण द्वितीय। इनके बारे में कुछ ही बातें आपको याद रखनी है। ये अमोघ वर्ष के पुत्र थे। ये एक जो है ना कमज़ोर शासक थे। ये एक कमज़ोर शासक थे। इनका जो पूरा शासन है ना, इनका जो पूरा शासन काल है, वो वेंगी के चालुक्यों से ही संघर्ष करते हुए बीत गया। और वेंगी के चालुक्य इनके समय से शक्तिशाली होना शुरू हो गए थे। इनके टाइम पर शक्तिशाली हो गए थे और आगे चलकर और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इनका जो पूरा टाइम पीरियड है वो वेंगी के चालुक्यों से संघर्ष करते ही बीत गया। अब उसके बाद हैं इंद्र तृतीय। इनका शासनकाल 914 ईस्वी से लेकर 929 ईस्वी तक रहता है। ये कृष्ण द्वितीय के पुत्र थे। इन्होंने भी त्रिकोणीय श्रृंखला में भाग लिया था। जो त्रिकोणीय आपका संघर्ष हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया था और उसके बाद कन्नौज में बहुत ही लूटपाट की थी। किसने? इंद्र तृतीय ने। और इंद्र तृतीय के बारे में ये भी याद रखना है कि इनके दरबार में एक अरब यात्री आया था, अल मसूदी। अल मसूदी जो अरब यात्री था,
वो इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। और उसके बाद अमोघ वर्ष द्वितीय आते हैं, इनके बारे में कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं गोविंद चतुर्थ, इनका टाइम पीरियड 930 ईस्वी से लेकर 900 आपका 36 ईस्वी तक रहता है। ये भी एक निर्बल शासक ही थे और इनके टाइम पर आते आते वेंगी की जो शक्ति है, वेंगी के चालुक्यों की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। वेंगी के चालुक्यों की शक्ति इनके टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। उसके बाद आपको कृष्ण तृतीय के बारे में याद रखना है। अमोघ वर्ष तृतीय के बारे में कुछ नहीं याद रखना है आपको। अब आपको याद किसके बारे में रखना है? कृष्ण तृतीय के बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है? ये अंतिम प्रतापी शासक थे। कृष्ण तृतीय जो थे ना, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम प्रतापी राजक, अंतिम प्रतापी राजा। तो अंतिम शक्तिशाली राजा पूछा जाएगा अंतिम, तो वो कृष्ण तृतीय थे, क्योंकि इनके बाद जो है ना वो बहुत ही कमजोर थे। तो कृष्ण तृतीय ही अंतिम प्रतापी राजा थे, तो इनके बारे में याद रखना है। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, अकाल वर्ष। अकाल वर्ष की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी? कृष्ण तृतीय ने की थी। और इनके बारे में ये भी याद रखिए कि चोल शासक एक थे जिनका नाम था परांतक। ठीक है, परांतक प्रथम इनका नाम था। इनको हराया था 949 ईस्वी में। चोल शासक परांतक प्रथम को कृष्ण तृतीय ने हराया था 949 ईस्वी में। और जो चोल शासकों का राज था ना, उसके उत्तरी भाग में इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब देखिए, पल्लवों को अब तक समाप्त कर दिया गया है, अब चोल आ चुके हैं। ठीक है, अब टाइम पीरियड देखते जाइए। अब चोल जो यहाँ पे है ना, चोल आ चुके हैं। पल्लवों को समाप्त कर दिया गया है, अब चोल आ चुके हैं। तो चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को 949 ईस्वी में किसने हराया था? कृष्ण तृतीय ने हराया था। किसने हराया था? कृष्ण तृतीय ने हराया था। इसके बाद ये याद रखिए, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पर एक मंदिर इन्होंने बनवाया और एक विजय स्तंभ बनवाया। ये महत्वपूर्ण है, विजय स्तंभ महत्वपूर्ण है। जो विजय स्तंभ है रामेश्वरम में, वो किसके द्वारा बनवाया गया? कृष्ण तृतीय के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। इसके बाद अमोघवश चतुर्थ आते हैं, इनके बारे में आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये कृष्ण तृतीय के छोटे भाई थे। इसके बाद में आखिरी राजा है कर्क द्वितीय, 972 से 973 तक इनका शासनकाल रहता है। वो अंतिम शासक थे ये। ठीक है, अंतिम शासक कर्क द्वितीय हैं, लेकिन अंतिम प्रतापी शासक कृष्ण तृतीय हैं। ये प्रश्न पूछे गए तभी मैं बता रहा हूँ। और कर्क द्वितीय जो थे ना, वो अंतिम राजा थे। और इनको किसने हराया था, किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने हराया था 973 ईस्वी में। तो राष्ट्रकूट वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो चालुक्य राजा तैलप द्वितीय आते हैं, ये एक नए वंश की शुरुआत करते हैं। ये वंश कहलाता है कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये तीनों आपस में संबंधित हैं, लिंक है इनका। ठीक है, 3 शाखाएं इसलिए हैं इनकी। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कल्याणी के चालुक्य, जिसकी नींव तैलप द्वितीय के द्वारा रखी गई। होप राष्ट्रकूट वंश के बारे में सभी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट रह भी गया फिर से पढ़ लीजिए। अगर तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब इसका ज़रूर देंगे। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिए। क्लास नोट्स अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो क्लास नोट्स जरूर ले लीजिएगा, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन